हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीपीएससी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर वन में आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत कला एवं संस्कृति के अंतर्गत पटना कलम को देखने वाले हैं। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। उन वीडियोज में मैंने बहुत सारी बातें बताई है, टॉपिक्स डिस्कशन के अलावा बहुत सारी बातें बताई है, जैसे कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो आप उनका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर की जो भूमिका तैयार करनी होती है, जो भी कंटेंट्स मतलब आपके पास उपलब्ध है उन कंटेंट्स को यूज करते हुए आप भूमिका को कैसे तैयार करेंगे, फिर जो आंसर होता है मतलब बॉडी पार्ट होता है, बॉडी पार्ट को कैसे तैयार करेंगे, फिर उसके बाद कंक्लूड कैसे करेंगे, निष्कर्ष कैसे लिखेंगे। ठीक, तो ये सारी बातें मैंने काफ़ी कुछ आइडिया दिया है। फिर भी जब मैं मॉडल आंसर प्रोवाइड करूँगा तो इन चीज़ों को फिर से डिस्कस कर दूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पिछले वीडियोज़ को भी जरूर देख सकते हैं, जिनमें पूरी की पूरी जनजातीय विद्रोह कंप्लीट हो गई है। जनजातीय विद्रोह और उसके अलावा कला की बात की जाए तो मौर्य कला को भी डिस्कस कर लिया गया है। तो ये सारी बातें हैं। बाकी बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटना कलम की। पटना कलम की बात की जाए तो देखिए, कंटेंट्स की बात की जाए तो पटना कलम से संबंधित जितनी भी बातें हो सकती हैं उन सबको मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर दिखा दिया है। अगर इतनी बातें आप ध्यान में रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में तो आप आसानी से इसका, पटना कलम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर आसानी से लिख पाएंगे। हाँ, क्वेश्चन की जो डिमांड होती है, क्वेश्चन की जो मांग होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। बट कंटेंट्स की बात की जाए तो इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी है, इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन की जो डिमांड होगी, जो मांग होगी, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को फ्रेम कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग भूमिका तैयार करनी होती है, फिर बॉडी पार्ट, फिर कंक्लूड कर देना होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। चलिए बिना किसी देरी के इसको हम डिस्कस करते हैं। पटना कलम की बात कर ली जाए तो पटना कलम चित्रकला को पटना शैली के नाम से भी जानते हैं, इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से भी जानते हैं, पटना शैली या फिर इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से भी जानते हैं। क्यों इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से जानते हैं, अभी थोड़ी देर में ये बात क्लियर हो जाएगी, थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि मुगल काल में शाहजहाँ के पश्चात चित्रकला का ह्रास होना शुरू हो जाता है, पतन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शाहजहाँ के बाद औरंगजेब का शासन आता है। औरंगजेब ने कला को संरक्षण प्रदान नहीं किया, ये बात ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से 1730 ईस्वी तक दिल्ली दरबार के अनेक चित्रकार जो थे ना, जितने भी चित्रकार थे, बहुत सारे चित्रकार अपनी आजीविका हेतु, क्योंकि उनको संरक्षण प्राप्त नहीं हो पा रहा था, जिनकी वजह से आजीविका के लिए वो देश के अनेक अलग अलग भागों में प्रस्थान कर जाते हैं। ऐसे में आप ये ध्यान रख सकते हैं, ऐसे चित्रकारों के मुख्यतः 3 दल थे। एक दल किधर की तरफ चला जाता है, दक्षिण भारत की तरफ, दूसरा दल है उत्तर भारत की तरफ, और तीसरा दल मुर्शिदाबाद की तरफ। ठीक है, तो मुर्शिदाबाद के जो कलाकार ये है ना चित्रकार, ये अंततः कहाँ आ जाते हैं, 1760 ईस्वी के आसपास ये मुर्शिदाबाद से पलायित होकर पटना एवं उसके आसपास के जो क्षेत्र है ना उधर की तरफ आ जाते हैं। तो ये पटना एवं आसपास के जो क्षेत्र है यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, जो जैसे पटना सिटी है, मुगलपुरा है, दानापुरा, दीवान मोहल्ला, मच्छर हट्टा आदि। ठीक, तो कुछ एग्जाम्पल्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आदि इलाकों में ये बस जाते हैं आकर। ठीक, तो इधर ही जो पटना कलम है फलती फूलती है। और मैप में आप ये इस मैप का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पटना कलम, जहाँ पटना कलम फली फूली, जहाँ पर पटना कलम का विकास हुआ, जहाँ विकसित हुई, वो वाला क्षेत्र इधर है, पटना और आसपास के क्षेत्र वाला। तो आप मैप में ऐसे दिखा सकते हैं, और इस मैप को आप थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा। मैंने अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ दिखा दिया है, आप बीच में यहाँ पर दिखा दीजिएगा आंसर लिखने के समय। देखिए, जहाँ भी स्कोप मिलता है डायग्राम बनाने का, फ्लो चार्ट बनाने का, वहाँ पर स्कोप को यूज कीजिए। उससे क्या होगा, आंसर को लिखने में आपको टाइम कम लगेगा और मार्क्स भी मिलते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और जो टाइम बचेगा उसको किसी और क्वेश्चन के आंसर में आप दे सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी बातें हैं। और चलिए उसके बाद बात कीजिए तो हाँ, ये मैप का आप यूज जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद बात की जाए इन सभी को, मतलब ये जितने भी ये 1760 ईस्वी के आसपास मुर्शिदाबाद से पलायित होकर जो चित्रकार यहाँ पर बस जाते हैं पटना और आसपास के क्षेत्रों में, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं किधर किधर की तरफ बसते हैं, जैसे पटना सिटी, मुगलपुरा, दानापुर आ रहा, ठीक है ना, दीवान मोहल्ला, मच्छर हट्टा आदि की तरफ। तो इन सभी शैली को, इनके द्वारा जो चित्रकारी की जाती है, इन सभी शैली को पटना शैली के नाम से जाना जाता है। तो ये बात ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, पटना कलमकारी की बात की जाए तो चलिए, इनको तो राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं होता है, तभी तो ये पलायित होते हैं। लेकिन पटना कलमकारी की बात की जाए तो इनके जो संरक्षणकर्ता होते हैं, जिनका संरक्षण प्राप्त होता है इनको, वो होते हैं उस टाइम के
जो नए जो भारतीय मतलब धनाढ्य भारतीय होते हैं, रुपये पैसे वाले अमीर भारतीय, उनके द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है, और ब्रिटिश कला प्रेमी जो होते हैं उनके द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है इनको। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, कला से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उनमें विशेषता का मतलब विशेषता पर मुख्य फोकस होता है। तो आप किसी भी कला की बात की जाए, कोई भी कला आप पढ़ते हैं तो कला से संबंधित विशेषताओं को जरूर ध्यान रखिएगा, विशेषताओं को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कला की बात कीजिए, कला जब आप पढ़ रहे हैं तो उनमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो विशेषता ही है। विशेषता के अलावा बहुत सारी बातें हैं जो जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, बट विशेषता और जो कुछ आलोचनात्मक बात है उनको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा ना, आसानी से आप डिमांड को पूरा कर पाएंगे। इस चित्रशैली को मुख्यतः पुरुषों की चित्रशैली कहा जाता है, क्योंकि इसमें अधिकांशतः जो चित्रकार थे वो पुरुष ही थे, इसलिए एग्जाम्पल के रूप में ये नाम यूज कर सकते हैं। मुगल दरबार के 2 चित्रकारों के द्वारा लोहर और मनोहर ने इसकी शुरुआत की थी। पटना कलम चित्रशैली की बात कीजिए, प्रमुख चित्रकार के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे सेवक राम है, हुलास लाल है, झुमक लाल है, शिवदयाल लाल, ठीक, लालचंद, महादेव लाल, कन्हैया लाल आदि। ठीक है ना। हाँ, महिला चित्रकार में ये 2 नाम ध्यान रख सकते हैं, सोना बीबी और दक्षो बीबी। बट मुख्य रूप से जो इस चित्रशैली को जाना जाता है वो पुरुषों की चित्रशैली के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो 20वीं सदी में राधा मोहन बाबू और ईश्वरी प्रसाद इस शैली के जो प्रमुख चित्रकार हुए। ठीक है, 1949 में ईश्वरी प्रसाद का निधन हो जाता है। ये अंतिम चित्रकार होते हैं पटना कलम शैली के, जिनका निधन हो जाता है कब, 1949 में। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद ये ध्यान रख सकते हैं कि पटना शैली के जो चित्रकला है, पटना शैली के जो चित्रकला है वो कहाँ कहाँ पर आपको मिल सकता है देखने को अभी। तो पटना कला महाविद्यालय है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, कला संग्रहालय में, भानुक जी संग्रहालय म्यूजियम में, कोलकाता म्यूजियम में ये सारी चित्रकलाएं उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं। अब आते हैं असली बात पर। वो सारी बातें तो ठीक है, पटना कलम की जो विशेषताएं हैं इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। विशेषताओं की बात कर ली जाए तो देखिए, ये मुगल शैली, स्थानीय शैली एवं ब्रिटिश शैली का मिश्रण है। मुगल शैली, क्योंकि मुगल दरबार से ही चित्रकार आते हैं और जहाँ पर आते हैं उनका प्रभाव तो पड़ेगा ही, और ब्रिटिश शैली, तत्कालीन ब्रिटिश शैली जो थी उनका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इनका मिश्रण है ये, तो ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद सम्मिश्रण से इस शैली की एक अलग पहचान बनी है, मिश्रण की वजह से इस शैली की एक अलग पहचान बनी है, तो ये मेंशन कर सकते हैं। हाँ, ब्रिटिश शैली के प्रभाव के कारण इसे कंपनी शैली के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, लघु चित्र की श्रेणी में अधिकतर चित्र जो बने हैं किस पर बने हैं, कागज पर। उसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं हाथी दांत पर भी बने हैं, अभ्रक पर, कपड़ा पर भी, कभी कभी चमड़ा, धातु और शीशा पर भी चित्र बने हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात की जाए तो दैनिक जीवन के दृश्य व जनसाधारण के जीवन का चित्रण भी देखने को मिलता है। दैनिक जीवन के जो दृश्य हैं और जनसाधारण के जीवन का चित्रण, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, लकड़ी काटता हुआ जो बढ़ई है उसका चित्र, खेत जोतता हुआ किसान, मछली बेचती औरत का चित्र, साधु सन्यासी आदि, लोहार, सोनार, इक्का वाला आदि के चित्र देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में आप इन बातों को मेंशन कर सकते हैं। सारे एग्जाम्पल्स ना ध्यान आए, लेकिन कुछ एक भी आए तो आप मेंशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, उदाहरण तो जरूर ही दीजिए जो भी बात आप लिख रहे हैं वहाँ पर, 1-2। उसके बाद प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसे चित्रकारों द्वारा स्वयं तैयार किया जाता था। ठीक है, स्वयं तैयार किया जाता था। उसके बाद बात कर लिया तो पशु, पक्षी व फूलों का चित्रण हुआ है। पक्षियों के एक ये ध्यान रख सकते हैं, पक्षियों के एक पंख व रोए जो होते हैं, रोए का इतना स्पष्ट चित्रण किया गया है कि देखने वाले मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। प्रमुख रूप से 3 प्रकार के चित्र मतलब देखने को मिलते हैं। अभी ऊपर देखा है आपने, उससे आपको आइडिया लग गया होगा। प्रमुख रूप से व्यक्ति विशेष के चित्र देखने को मिलते हैं, विवाह, उत्सव और पर्व त्यौहार के चित्र मिलते हैं, जीव जंतु, फल फूल, वृक्ष आदि के चित्रण देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें आप विशेषता में ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद मनुष्य के चित्र में ये ध्यान रख सकते हैं कि ऊंची नाक, भरी भौवें, पतले चेहरे, गहरी आंखें और घनी मूछें दिखाई गई हैं मनुष्य के चित्र में। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। और ये बिना राजाश्रय के फली फूली, बिना राजकीय संरक्षण की ये फली फूली है। ठीक, तो ये भी एक विशेषता ध्यान रख सकते हैं। चित्रों में सादगी है, विषय वस्तु सरल है, सिंपल है, विषय पर जो भी जिस भी विषय के लिए चित्र बनाया जा रहा है उस पर अधिक फोकस किया गया है। तो ये सारी बातें हैं, ये विशेषताएं हैं। विशेषताओं को जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी इधर मैप ध्यान रखिएगा और जो भी चित्रकार हैं उनके नाम ध्यान रख लीजिए। मतलब जो भी बातें हो सकती है, इंपॉर्टेंट बातें, उन सबको मैंने मेंशन कर दिया। इतनी बातें अगर ध्यान रखते हैं तो आसानी से आप क्वेश्चन के आंसर को लिख पाएंगे, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है डिमांड के अकॉर्डिंग।
उसके बाद किस बात के लिए आलोचना की जाती है। आलोचना की बात की जाए तो आपको आलोचनात्मक पॉइंट्स भी ध्यान रखने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हो सकता है कि मूल्यांकन करने को बोल दे, परीक्षण करने को बोल दे, समीक्षा करने को बोल दे, ठीक है, या फिर आलोचना करने को बोल दे, तो वहाँ पर आपको नकारात्मक बात मतलब किस बात के लिए आलोचना की जाती है वो भी बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो एक पॉइंट ये भी ध्यान रख सकते हैं कि इसका जो स्वरूप है ना, आंचलिक स्वरूप है, मिश्रित शैली है, मतलब मिली हुई शैली है, बहुत सारे कलाओं को मिलाकर इस शैली का निर्माण हुआ है, स्वतंत्र शैली नहीं है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बात भी हो जाएगी, लेकिन आप आलोचना में भी यूज कर सकते हैं अगर चाहें तो। बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक बात तो नहीं है, बट चाहे तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर यूज कर सकते हैं। कला का स्वरूप जो है ना वो क्षेत्रीय है, सीमित क्षेत्र में ही इस कला का विकास हुआ। और महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर है, नगण्य भागीदारी है, तो ये पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। बैकग्राउंड का अभाव है, पृष्ठभूमि का अभाव है, बॉर्डर और बैकग्राउंड का अभाव है, जबकि अन्य शैलियों में ऐसा नहीं था। और सरकार द्वारा भी इसको संरक्षण प्रदान नहीं किया, मतलब इसको संरक्षित करने का प्रयास नहीं किया गया है, संरक्षित करने में उदासीनता दिखाई गई है। तो ये कुछ आलोचनात्मक पॉइंट्स हैं। बाकी जैसे आपका आंसर कंप्लीट होगा उसके बाद कंक्लूड कर देना होता है। हाँ, कंक्लूजन में चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछा गया हो, आलोचनात्मक मूल्यांकन करने को बोला हो, वर्णन बोला हो, स्पष्ट करने को बोला हो, ठीक है, चाहे आलोचना मूल्यांकन कुछ भी बोला हो, कहने का मतलब कुछ भी बोला हो, कुछ भी बोला हो, आपका जो आंसर होगा, आपका जो कंक्लूजन होगा, आंसर खत्म जो होगा वो पॉजिटिव नोट पर ख़त्म होगा। आपका जो कंक्लूजन होगा, आपका जो निष्कर्ष होगा वो पॉजिटिव नोट पर ख़त्म होना चाहिए, ये बात है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।